दोस्तों कहते हैं कि कई बार लोगों को अपनी मौत की खबर पहले ही पता चल जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे देश की तीसरी और भारत की पहली और अब तक की आखिरी महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ, जिन्होंने अपने भाषण में कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा एक नए भारत को जीवित करेगा। एक एक खून का कतरा जितना मेरा है एक भारत को जीवित करेगा। लेकिन उन्हें ये कहाँ पता था कि उनके रक्षक ही भक्षक बन उनके इस भाषण को उनके जीवन का आखिरी भाषण बना देंगे। कहते हैं उनके बॉडीगार्ड ने स्वर्ण मंदिर पर हुए हमले का बदला लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री से कैसा बदला? क्या था स्वर्ण मंदिर पर हमले की असल कहानी, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं? बताएंगे सब कुछ आज क्राइम के एक और सफर में। जानने के लिए बस बने रहिए अगले कुछ मिनटों के लिए हमारे साथ। दोस्तों, अमृतसर में लोकेटेड स्वर्ण मंदिर दुनिया भर में फैले सिख समुदाय के लिए आस्था का केंद्र है, लेकिन इतिहास में एक वक्त ऐसा भी आया था जब कुछ अलगाववादियों ने उस पवित्र स्थान पर कब्जा जमा लिया और वहां से सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र खालिस्तान की मांग होना शुरू हो गया। और इन सभी गतिविधियों के पीछे उनका सरगना जनरल सिंह भिंडारवाले था, जिसने पूरे राज्य में आतंक का माहौल बना रखा था। आगे बढ़े उससे पहले ये बताते हैं कि भिंडारवाले जैसा इंसान अकाल तख्त जैसे पवित्र स्थान पर कैसे पहुंच गया, जहां से महाराजा रणजीत सिंह के समय से ही सिखों के सारे फैसले लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे विवाद की शुरुआत आजादी के बाद शुरू हुई, जब भारत के साथ पाकिस्तान भी दो टुकड़ों में बंट गया। फिर दंगों के कारण बड़ी संख्या में सिख, हिंदू और सिंधी पाकिस्तान से भारत आ गए। ऐसे में पंजाबियों को अपनी संस्कृति और भाषा के वजूद की चिंता सताने लगी। ऐसे में आजादी के बाद भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब सिख बाहुल्य राज्य बनाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन पॉपुलर मांग न होने की वजह से इसे नकार दिया गया। हालांकि देखा जाए तो लोगों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोगों के अंदर अलग होने की चिंगारी जल रही थी, जिसे समय समय पर राजनीतिक गलियारों से हवा मिलती रही, जिसने 1984 में आग पकड़ ली। और उसी साल इन खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने स्वर्ण मंदिर पर अपना कब्जा कर लिया, और सिर्फ कब्जा ही नहीं बल्कि अप्रैल 1984 में जनरल सिंह भिंडारवाले ने गोल्डन टेम्पल से सटे गुरु नानक निवास से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अकाल तख्त जा पहुंचा। उसी अकाल तख्त पर जिसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी से भी ऊंचा बनाया गया था, क्योंकि ऊपर वाले का कद किसी बादशाह से भी ऊपर होता है। लेकिन भिंडारवाले को लगने लगा कि वही अब मसीहा है, लेकिन उसके आतंक से पूरे पंजाब का माहौल खराब हो रहा था, खासकर अमृतसर का, जिसके खिलाफ तब देश की सरकार को भी कड़े कदम उठाने पड़े। जिसके बाद 30 मई 1984 की रात को फौज का काफिला अमृतसर और पंजाब के बाकी शहरों में पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ भिंडारवाले भी भारी मात्रा में असला बारूद लिए अकाल तख्त में छिपा था। वहां से लगी इमारतों से सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान भी नजर बनाए हुए थे। फिर 1 जून की रात 9 बजे अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया, और देखते ही देखते अगले 24 घंटों के बीच करीब 70,000 जवान पूरे पंजाब में फैल गए। फिर आई 2 जून की वो शाम, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम संदेश दिया और बोली कि केंद्र सरकार पंजाब में फैल रहे आतंकवाद और हिंसा का अंत कर देगी। फिर पंजाब में विदेशियों के आने पर रोक लगा दी गई, मीडिया को बैन कर दिया गया। इसके साथ ही रेल और हवाई सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक के इंटरनेशनल बॉर्डर भी सील कर दिए गए, जिससे साफ हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसका प्रभाव सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखा गया। और उस ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़, जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बताते हैं कि ठीक ऑपरेशन शुरू होने से पहले बराड़ ने फौजियों से बोला कि जो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता हो वो अभी मना कर सकता है। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वहां मौजूद सारे जवान जो सिख भी थे, उन्होंने भी इस ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर आया 3 जून और 1984 में उस दिन गुरु पर्व था। श्रद्धालुओं का माथा टेकना लगा हुआ था और मन में डर भी। बाकी इधर सेना भी तैयार थी और उधर आतंक फैलाने को भिंडारवाले भी आतुर था। फिर भी सेना को लग रहा था कि ये लोग थोड़ा सा डराने धमकाने से मान जाएंगे और सरेंडर कर देंगे, इसलिए ऑफिसर्स लाउड स्पीकर पर बार बार सरेंडर करने की घोषणा करते रहे और चेतावनी भी दी कि नौबत हथियार उठाने की ना आए। लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। लेकिन अंदर की तरफ 4 जून की सुबह करीब 4-5 बजे गोलियों की आवाज और ग्रेनेड के हमले ने शांति भंग कर दी। पर फौज की तरफ से अभी भी गोलीबारी नहीं की जा रही थी, क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि इन आतंकियों के पास कौन कौन से हथियार हैं। लेकिन तभी आतंकियों ने रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड से बिहार रेजिमेंट पर हमला कर सभी के होश उड़ा दिए, जिसमें एक सैनिक शहीद भी हो गया और साथ ही 3 जख्मी। और यही वो वक्त था जब सेना ने भी अपने तेवर तेज कर दिए और ढूंढ ढूंढ कर छुपे हुए आतंकियों को मारने का काम शुरू कर दिया, जिस वजह से करीब 200 लोगों ने सरेंडर कर दिया। तो वहीं भिंडारवाले के बचाव में लगे अधिकतर नौजवानों को अपनी जान देनी पड़ी और खुद भिंडारवाले और उसके साथी अकाल तख्त की बेसमेंट में छिपे हुए थे।
फिर सेना ने ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए भिंडारवाले तक अपनी पहुंच बना ली और 6 और 7 जून की रात चल रही ऑपरेशन ब्लू स्टार आखिर में भिंडारवाले की मौत के साथ खत्म हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 300 से 400 लोगों की इस ऑपरेशन में मौत हो गई। वहीं 90 सैनिक भी देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। लेकिन वहां मौजूद लोगों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 1000 लोग मारे गए और करीब 250 जवान की शहादत हुई। पर इन सभी चीजों के चक्कर में सेना को अकाल तख्त पर भी मजबूरन बम और गोलियां बरसानी पड़ी, जिससे वो आतंकी मारा जाए। लेकिन इस घटना से पूरे सिख समुदाय के लोगों की आस्था को गहरा धक्का लगा, जिसका असर करीब 5 महीने बाद 31 अक्टूबर की सुबह दिखा, जब सफदरजंग में इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उनके रेजिडेंस में मार दिया, वो भी उसी सर्विस वेपन से जो उन्हें प्रधानमंत्री की रक्षा के लिए दिया गया था। दोस्तों, जब दिल में दबी कोई बात बदले का रूप लेती है, फिर महीने बीत जाएं या साल, लोगों के अंदर वो आग जलती ही रहती है। पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तत्कालीन सरकार का उस स्वर्ण मंदिर में हमला कर आतंकी को खत्म करने का फैसला सही था या गलत, या फिर प्रधानमंत्री को मार बदला लेना क्या सही कदम था। बाकी आज के सफर में बस इतना ही। ऐसी कोई और कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। बाकी मिलेंगे किसी और सफर में, तब तक के लिए शुक्रिया। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।